हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, जीएसटी की टारगेट सीरीज में आज हम पहुंच गए हैं डे 6 में। इनिशियली हमने अपना एक बड़ा चैप्टर, मेजर कंटेंट जो है सप्लाई का, वो वाइंड अप करा, जिसमें हमने उसकी मीनिंग, टाइम और वैल्यू के बारे में बात करी। ओके, आज हम डे 6 में स्टार्ट करने वाले हैं आपका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जीएसटी का। जीएसटी की लाइफ लाइन है, समझ लीजिए। ओके, इसके लिए मैंने लगभग 4 क्लास प्लान करी है, तो 4 या 5 जो भी क्लास होंगी वो हम कंटिन्यू करेंगे। आज की इस क्लास में आईटीसी का सबसे जो इनिशियल सेक्शन है, सेक्शन 16, उसके बारे में चर्चा करी जाएगी। इन शॉर्ट, आईटीसी कौन कौन क्लेम कर सकता है और उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डे 6 में द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो दोस्तों, पहले वाले चैप्टर में हमने आईटीसी से जो रिलेटेड कंटेंट था वो समझा था, जब हमने एक दो न्यूमेरिकल करे थे। तो इनपुट टैक्स क्या है, उसका क्रेडिट कैसे लिया जाता है, उसी को हम आईटीसी कहते हैं। इसको लेकर हमने न्यूमेरिकल्स जो थे करे थे। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे मेन पार्ट है हमारे जीएसटी का। जब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो जीएसटी का कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा हमारे पर्टिकुलर टैक्स पेयर्स को। एंड यस, इसका जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा वेट पर ही बेस्ड है। अब कौन कौन आईटीसी ले सकता है, इसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बारी आपको वापस से ओवरव्यू दे दूं कि आईटीसी का लॉजिक होता क्या था, आईटीसी का कंसेप्ट होता क्या था। ध्यान दीजिए, देखिए, एक पर्टिकुलर, एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलेंगे। एक पर्टिकुलर सेलर है और उन सेलर भाई साहब का जो नाम है वो मान लेते हैं सेलर ए। ठीक है, सेलर ए, सेलर ए। अब सेलर ए ने आपके कुछ रॉ मटेरियल जो है वो बाय करे। उन्होंने कुछ मशीन्स बाय करी अपने प्रोडक्शन के लिए, और कुछ अपने अदर एक्सपेंसेस जो हैं, मतलब अदर जो प्रोडक्शन को करने में, चीज को तैयार करने में लगे थे, वो उनके लागू हुए। ओके, रॉ मटेरियल जब उन्होंने खरीदा तो खरीदते टाइम ऑब्वियसली उसका प्राइस भी पे करा होगा और उसके लिए जो जीएसटी था वो भी उन्होंने पे करा होगा। ओके, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं सिर्फ जीएसटी एज्यूम कर रहा हूं कि मान लो 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा था, तो उस पर 10% जीएसटी का रेट होता नहीं है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूं। ओके, तो 10,000 रुपए का उन्होंने जो जीएसटी है वो पे करा होगा। ठीक है, ये भी बाइंग चल रही है एक पर्टिकुलर सेलर की। मशीन खरीदी थी, मशीन आई थी 5 लाख रुपए की, उस पर भी 10% मान लेते हैं, तो 50,000 रुपए का जो जीएसटी है वो मशीन पर पे करा। और अदर सर्विसेज वगैरह जो ली, उस पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट 5,000 रुपए का जो जीएसटी था वो उन्होंने पे करा। ओके दोस्तों, यहां पर सेलर ने जब ये सारी की सारी चीजें खरीदी हैं, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में इन सबको क्या बोला जाएगा, इनपुट बोला जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज, चाहे कहीं पर भी चले जाइए, कोई सी भी स्ट्रीम में चले जाइए, चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए आपको जो चाहिए वो इनपुट होता है, जो आपका रिजल्ट होता है, जो आप बना के तैयार करते हो वो आउटपुट होता है। तो सेलर ने इन सब चीजों को बाय करा अपना प्रोडक्शन करने के लिए। इन्होंने सीधी सी बात है फिर एक अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर लिया और उसको बेच दिया। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि उसको सेल करा 10 लाख रुपए में। ओके, और 10 लाख रुपए पर भी हम 10% जीएसटी मान लेते हैं, तो 1 लाख रुपए उन्होंने जीएसटी कलेक्ट करा। ओके, दैट इज आउटपुट। मैं सेलर ए हूं, मैं रॉ मटेरियल खरीदा, मशीन खरीदी, तो जब मैं प्राइस पे कर रहा हूं तो प्राइस के साथ साथ मैंने जीएसटी उन सभी का पे करा इनपुट पर। जब मैंने प्रोडक्ट बना लिया और मैंने उसको बेचा, तो जिसको मैं बेच रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है उससे मैं प्राइस तो कलेक्ट करूंगा ही करूंगा, जो एप्लीकेबल जीएसटी है वो भी कलेक्ट करूंगा। ओके, ये जो इनपुट पर सारा का सारा आपने जीएसटी पे करा था, इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसी को बोला जाता है इनपुट टैक्स। इसी को क्या बोला जाता है? इनपुट टैक्स। और जो आपने एक फाइनल जो बायर था प्रोडक्ट का, उससे जो कलेक्ट करा ये 1 लाख रुपए जीएसटी के तौर पर, इसको बोला जाता है आउटपुट टैक्स। ओके, तो जब आपने ये 1 लाख रुपए उस पर्टिकुलर बायर से कलेक्ट करे, तो धर्म ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 1 लाख रुपए सरकार को जमा करो, 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को जमा करो। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है? 1 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट को जमा करने हैं जीएसटी के नाम के, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में आप ऑलरेडी 65,000 रुपीज
अपनी जेब से ऑलरेडी पे कर चुके हो, इस ट्रांजैक्शन में 65,000 रुपीज इनपुट परचेस करते टाइम आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो उसको अपनी नेट लायबिलिटी में से माइनस कर दीजिए और एक काम करिए, हमें 35,000 जो है वही जमा करा दीजिए। तो कुल मिलाकर जो ये चैप्टर है, जो ये कंसेप्ट है, जो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, वो इस अमाउंट का है 65,000। इन शॉर्ट, इनपुट टैक्स को घटाने का मौका दिया गवर्नमेंट ने, इसी को बोला जाता है आईटीसी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स का आपने बेनिफिट उठा लिया। गॉट द पॉइंट? दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द आईटीसी क्रेडिट। ओके, नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाउ द थिंग इज कि आप ये इनपुट टैक्स घटा सकते हो या नहीं घटा सकते हो, इसी चीज को लेकर इस चैप्टर में पूरा का पूरा हम चर्चा करने वाले हैं। ये 65,000 को माइनस करने का जो अधिकार है, ये किस पर्टिकुलर सेलर के पास होता है, किस पर्सन के पास होता है, इसको क्लेम करने के क्या क्या तरीके होते हैं। यहां पर इस वाले केस में आपने 3 चीजें खरीदी थी, रॉ मटेरियल, मशीन एंड अदर एक्सपेंसेस। इस पे अलग अलग जीएसटी पे करा था। क्या सारे के सारे जो इनपुट टैक्स होते हैं उनका क्रेडिट मिल जाता है क्या, या सिर्फ इसका मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, ऐसा भी कुछ रूल होता है क्या? तो ये सारे रूल्स जो प्रोविजंस हैं, ये हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने हैं। ओके, और ये सिलसिला दोस्तों हमारा सेक्शन 16 से स्टार्ट होता है, और सेक्शन 16, 17 और 18 आईटीसी के मेजर सेक्शंस हैं, जिनको हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेक्शन 16। ओके, बेसिक सी चीज स्टार्टिंग में, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्रेडिट लेने का जो अधिकार है वो किस किस को है, कब वो ले सकता है, और अधिकार है, आप क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन आपने रूल्स एंड रेगुलेशन मान लीजिए फॉलो नहीं करे तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से हैं, ये चर्चा का विषय होने वाला है। ओके, तो देखिए सेक्शन 16 क्या कहता है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो सारी की सारी कंडीशंस को मान लेता है, रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर लेता है, तो फिर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। किस मैनर में? जो सेक्शन 49 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब सेक्शन 49 में हम क्रेडिट ले सकते हैं कैसे? मैंने जब आपको चैप्टर 1 कराया था तो उसमें बेसिक चीज समझाई थी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी 3 अलग अलग तरह के जीएसटी होते हैं। अगर एक का बैलेंस बच जाए तो वो दूसरे में एडजस्ट किया जा सकता है, वो सेक्शन 49 है। ओके, लेकिन वो यहां पर हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, ऑलरेडी चैप्टर 1 में उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, लेकिन बाद में जब उसका नंबर आएगा पेमेंट के टाइम पर, तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सिर्फ यहां पर हमें यह समझना है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन सारी की सारी कंडीशंस को फॉलो कर लेता है, रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर लेता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या समझेंगे, तो भैया तू आईटीसी ले सकता है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकता है। वो क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे उस तमाम सेक्शन को, एंड दैट सेक्शन इज सेक्शन 16। ठीक है, सेक्शन 16 इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 16 में दोस्तों एक सबसेक्शन 1 है, एक सबसेक्शन 2 है, सेक्शन 1 में कंटेंट ज्यादा होगा, एक है सबसेक्शन 3 और एक है सबसेक्शन 4, माफ कीजिएगा सबसेक्शन 2 में कंटेंट हमारा ज्यादा है। ओके, इसलिए उसको थोड़ी जगह ज्यादा देके चले। इतनी सिंपल से आप नोट कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। वैसे मैंने जो आपके पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। ओके, बाकी सिंपल सा तरीका मैं आपको यहाँ पे फॉलो बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं सबसेक्शन 1 की बात करूं, वी आर फोकसिंग ऑन द सबसेक्शंस। ओके, सबसेक्शन 1 की बात करूं तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है? ये कहता है 3 चीजें। क्या? रजिस्टर्ड पर्सन, बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के ब्रैकेट में आप चाहे तो बुक लिख लीजिएगा, मैं इसका मीनिंग आपको बताता हूं। ओके, ऑब्वियसली इनपुट टैक्स क्रेडिट एक जीएसटी का रूप है, एक जीएसटी का पार्ट है और जीएसटी लॉ के तहत आता है। तो कौन इसका क्रेडिट ले सकता है? ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट के जीएसटी लॉज के अकॉर्डिंगली एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, जिसने जीएसटी नंबर ले रखा हो, वही जीएसटी क्लेम कर सकता है। कल को आप कुछ सामान खरीदने गए, आपने ये कैलकुलेटर खरीदा, आपने इसका प्राइस पे करा 500 रुपए और मान लीजिए उस पर 20 रुपए जीएसटी भी पे करा था,
तो 20 रुपए का जो जीएसटी है आपने पे करा, आपके लिए वो इनपुट टैक्स हुआ, उसका क्रेडिट आप कहीं थोड़ी ना ले सकते हो कि चलो अपने इनकम टैक्स में एडजस्ट कर लेंगे या कहीं और एडजस्ट कर लेंगे। पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि आप तो एक सिंपल से बायर हो, आप एक सेलर नहीं हो। आप एक सेलर हो, आप एक पर्टिकुलर लेवल पर आपकी टर्नओवर है और आपने जीएसटी का नंबर ले रखा है, तभी आप जीएसटी क्लेम कर पाओगे। ओके, और इवन तभी आप जीएसटी कलेक्ट कर पाओगे। बिना जीएसटी नंबर के अगर आपने जीएसटी कलेक्ट करा, वही सामान बेच रहे जी हम जीएसटी लगा देते हैं, तो भैया जेल में जाओगे सीधा। ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो रजिस्टर्ड पर्सन होना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला जो वर्ड आता है बिजनेस। आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा, अभी एग्जांपल लिया ना हमने, रॉ मटेरियल, मशीन, अदर सर्विसेज, जो आपने वो रॉ मटेरियल खरीदा है, मशीन खरीदी है, उसका इस्तेमाल आप अपने बिजनेस के लिए करने वाले हो, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करने वाले हो, बिजनेस की ट्रांजैक्शन में करने वाले हो। ऐसा नहीं कि आपने एक टीवी खरीदा, फर्नीचर खरीदा घर के लिए, ओके, बिल बनवा लिया उसका और वो बिल ऑफिस में लगवा दिए कि भाई ऑफिस में लगा दो, अरे ले लेंगे क्रेडिट, तो वो कानूनी तौर पे सही नहीं है, वो कानूनी तौर पे सही नहीं है, वो अलाउड नहीं है। आप जो करते हैं नहीं करते हैं वो एक अलग मसला है, रियल लाइफ में क्या हो रहा है, ओके, बट द थिंग इज कि वो लीगल तौर पे बिल्कुल गलत है। आपने जो इनपुट बिजनेस के लिए यूज करने के लिए बाय करे हैं, आप उन्हीं का प्लीज क्रेडिट लेंगे। हालांकि सारे के सारे गुड्स, आपने गुड्स खरीदा बिजनेस के यूज के लिए और कर भी रहे हो, लेकिन उसका भी क्रेडिट नहीं मिलता कई केसेस में, वो हम सेक्शन 17 में पढ़ेंगे, ब्लॉक्ड क्रेडिट में, ओके। बट द थिंग इज, फॉर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आप जो भी इनपुट खरीद ले हो प्लीज उसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना। एंड द लास्ट इज कितना क्रेडिट लेना, कि जो सामान खरीदा था हमने, रॉ मटेरियल खरीदा, मशीन इतनी खरीदी थी, ब्ला ब्ला ब्ला, 1.5 लाख का क्रेडिट है जी, दे दो। अरे भैया 1.5 लाख का आईटीसी है, 1.5 लाख का इनपुट टैक्स है, हमें बताओ तो सही, हमें कहीं शो करके बताओगे नहीं बताओगे? तो वो ECRL, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होना चाहिए। ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। जब भी कोई पर्सन जीएसटी नंबर लेता है, मतलब वो रजिस्टर्ड पर्सन बन जाता है, तो उसके आपके जीएसटी नंबर से एंड अदर डिटेल से एक अकाउंट बन जाता है जीएसटी पोर्टल पे। जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, तो जैसे फेसबुक है ऐसे जीएसटी पोर्टल है, जैसे आपका अकाउंट है वैसे जीएसटी के रजिस्टर्ड पर्सन का अकाउंट होगा, और उस अकाउंट में उनकी डिटेल होती है, कितनी इनकी सेल्स हुई है, वो डिटेल भरनी पड़ती है ऑब्वियसली, जो स्पेसिफिक पर्सन है वो उनको फिल करता है। तो कितना सामान खरीदा इन्होंने, कि जी इतने का सामान खरीदा, उस पे क्रेडिट कितना बनता है जी, इतना बनता है, तो बताना पड़ेगा उस पोर्टल पे, उस अपने अकाउंट में आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये सबसे पहली बेसिक सी चीज जो है सबसेक्शन 1 जो है सेक्शन 16 का वो कहता है। सबसेक्शन 2 थोड़ा सा डिटेलिंग पे आ जाता है, और ये कई सारी कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वगैरह क्या है उनके बारे में बात करता है। इसके फर्दर आपके ABC के पॉइंट्स हैं, ABCD, ठीक है, ABCD, ठीक है, यहां तक पहुंच गए, बच जाएगा। और इसके फर्दर आगे पैरा भी है, आप डिटेलिंग में जाएंगे तो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल फॉरमोस्ट मैनर में बता रहा हूं। कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली यहां पे क्या है, सबसे पहले कहते हैं पोजेशन। पोजेशन, आपके पास डॉक्यूमेंट्स का पूरा का पूरा जो पोजेशन है वो होना चाहिए। आप बोल रहे हो जी आपने रॉ मटेरियल खरीदा, हाँ जी खरीदा, मशीन खरीदी, हाँ जी, अदर सर्विसेज, हाँ हाँ सब कुछ ठीक ठीक है। कितने का इनपुट टैक्स बना जी, 1.5 लाख रुपए का बना है। अच्छा 1.5 लाख रुपए का बना है, जरा हमें प्रूफ दिखाइए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाइए जी। वो तो कुछ नहीं है, वो तो जी जुबान की बात थी, जुबान पे बात हो गई थी, वो सामान देगा हमें और हम क्रेडिट अपना उसको पे करेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो, हमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए, हमें आपका पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो चाहिए, जो रिलेवेंट, और खाली डॉक्यूमेंट होने से बात नहीं बनती, उसमें पूरी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सामान किस रेट पे खरीदा, कितने का खरीदा, जिससे खरीदा उसका जीएसटी नंबर क्या था, प्राइस आपने क्या पे करा है, क्वांटिटी क्या थी। प्रॉपर पोजेशन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, तभी मिलेगा। रजिस्टर्ड पर्सन हो लेकिन हवा में बातें कर रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा, ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बातें हैं, नेक्स्ट जो यहां पर पॉइंट आता है वो आता है रिसीट का, रिसीट्स, ओके, ठीक है। मैं आपको यहां एक चीज और बता दूं दोस्तों, पोजेशन में ही जैसे मैंने बोला डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट होनी चाहिए, ये सारी की सारी रूल 36 में लिखी हुई है। वो अभी आगे आएगा, जस्ट एक ओवरव्यू हमें देना होगा, नथिंग एल्स। बिसाइड दैट रिसीप्ट की बात है।
जो भी आप जिस प्रोडक्ट के बारे में आप इनपुट टैक्स लेना चाहते हो, रॉ मटेरियल, सर्विसेज, मशीन वगैरह, वो आपने रिसीव कर ली हो, वो आपने रिसीव कर ली हो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हालांकि आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई में, टाइम ऑफ सप्लाई में, ठीक है, मैं फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में चला जाता हूं कभी कभी, जब टाइम वैल्यू बार बार बोलते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई में ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया होगा गुड्स के केस में। देखो, मान लीजिए मैं आपसे सामान खरीद रहा हूं, ठीक है, और मुझे पता है कि इस साल, इस महीने में, साल नहीं, इस महीने में मेरी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी, इस बार मेरी सेल अच्छी हुई है इस महीने में, ओके, और अच्छा खासा जीएसटी मैंने कलेक्ट करा है 7-8 लाख रुपए का, 7-8 लाख रुपीस का, और मुझे वो गवर्नमेंट को जमा करना है, और इनपुट टैक्स इतना है नहीं, है ना, मान लो 1-2 लाख रुपए का है। तो मैंने बोला, मैंने आपको फोन करा कि यार तू तो मेरा दोस्त है, एक काम कर, मैं ट्रांजैक्शन एंट्री दिखा देता हूं, और तो मेरे नाम पे बिल बना दे कि मैंने तेरे से सामान खरीदा और लगभग 4-5 लाख रुपए का तेरे को जीएसटी मैंने पे कर दिया, एवं बुक्स में दिखा दे एंट्री, क्लियर। इससे क्या होगा कि मैं गवर्नमेंट को ज्यादा अमाउंट देने से बच जाऊंगा, ज्यादा अमाउंट पे करने से बच जाऊंगा। गवर्नमेंट कहती है ये तो हमारे साथ धोखेबाजी है, धांधलेबाजी है। आप भले ऑब्वियसली ये पेमेंट आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मिलेगी, आज आईटीसी क्लेम कर रहा है भैया, कल थोड़ी ना कर पाएगा, 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5-6 महीने बाद तुझे पे करना ही पड़ेगा। बट द थिंग इज कि गवर्नमेंट के लिए तो डिले हो रहा है ना, गवर्नमेंट को इतना बड़ा अमाउंट मिलता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो तो खत्म हो रही है ना गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, ये जो तुम फोन पे बातें करके ऐसी बोल दे रहे हो ना कि भाई बिल बना दे, एडवांस पकड़ ले, बिल काट दे, आईटीसी क्लेम कर लेंगे, नहीं, जो गुड्स है वो एक्चुअल में आपको रिसीव होने बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक रिसीप्ट नहीं होगी प्रोडक्ट की, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे इनपुट टैक्स के लिए। एंड इवन अगर आपने अपने गुड्स को, ठीक है, सर्विसेज तो इंस्टॉलमेंट में पॉसिबल नहीं है, अगर गुड्स को आपने इंस्टॉलमेंट में बाय करा है कि यार बिल बना दियो 5 यूनिट्स का, ओके, और हर बारी 1-1 यूनिट आएगी मेरे पास, इनवॉइस 5 यूनिट का बना दिया, लेकिन आज पहले हफ्ते में 1 यूनिट आ गई, 2 दिन बाद 1 यूनिट आ गई, फिर इंस्टॉलमेंट में आ रही है, तो गवर्नमेंट कहती है इनवॉइस 5 यूनिट की थी ना, जब तक वो 5वीं इंस्टॉलमेंट यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट भी आपको नहीं मिल जाती है, तब तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। ओके, सो दैट्स द वेरी नेसेसरी कंडीशन जो फॉलो होनी चाहिए। इसके अलावा सी पॉइंट बात करें, हाँ ठीक है, इसमें जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जमा हो जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आपने इनपुट टैक्स पे तो कर लिया, ठीक है, आपने इनपुट टैक्स पे तो कर लिया, आपने सामान खरीदा था ना, देखो आप समझना इस वाले लॉजिक को, आपने सामान खरीदा था, आपके लिए वो इनपुट टैक्स था, ओके ओके, आपके लिए वो इनपुट टैक्स था, लेकिन जिससे आपने सामान खरीदा था, मैं इधर नहीं जा रहा, जिससे आपने सामान खरीदा था वही उसके लिए आउटपुट टैक्स था, और वो आउटपुट टैक्स उसको अपनी बुक्स में दिखा चुका हो। ये आपका रिटर्न चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो ये जो मैचिंग कंसेप्ट है बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। आप खुद सिंपल सी बात समझो, मैंने ये कैलकुलेटर आपसे खरीदा, मैंने आपको 400 रुपए पे करे, मैंने आपको 20 रुपए प्लस ऊपर से जीएसटी के पे करे, तो 20 रुपए मेरे लिए इनपुट टैक्स है, लेकिन आपको लिए तो वो आउटपुट हुआ ना, आपने तो 400 की सेल करी ना, 20 रुपए का आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया ना, जो गवर्नमेंट को जमा कराना है, वो डिटेलिंग आपने गवर्नमेंट तक पहुंचाई हो, ठीक है, वो गवर्नमेंट को जमा कराओ, तभी मुझे क्रेडिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। गॉट द पॉइंट। एंड फाइनली, और यस ऑब्वियसली तो सिंपल सा पॉइंट आ जाता है कि रिटर्न सबमिशन, रिटर्न भरना, रिटर्न में शो करना आउटवर्ड इनवर्ड वगैरह, ये जरूरी है सेक्शन 37 में, हालांकि हम सेक्शन 37 आ जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आपने रिटर्न फाइल करी हो, मेन चीज है डॉक्यूमेंटेशन अपना पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। क्लियर, डन, यहाँ पे पॉइंट हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, अभी डिटेलिंग में आ रहे हैं, 3 और 4 पर आते हैं। 3 बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, और अगर आप इनकम टैक्स फॉलो करते हुए चल रहे हैं, पीजीबीपी में हमने डिस्कस करा है, अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो जीएसटी वाले पर, जीएसटी वाले अमाउंट पर, तो आपको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी बेसिक कंसेप्ट दोस्तों। आप एक मशीन बाय करके लेकर आए, हाँ, आप एक मशीन बाय करके लेकर आए हो, आपने मशीन बाय करी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की, आपने मशीन बाय करी, अरे भाई छोटा हो जा, हाँ, 1 लाख रुपए की, और उसके ऊपर मान लीजिए 20,000 रुपए का जीएसटी है, टोटल कितनी हुई, 1,20,000।
आप कह रहे हो कि इसका हम क्रेडिट लेंगे, मतलब अपने आउटपुट लायबिलिटी में से एडजस्ट करेंगे और अपनी बैलेंस शीट में 1,20,000 दिखाएंगे 20,000 के साथ, और इस पर फिर डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस भी क्लेम करेंगे। तो 20,000 रुपए का क्रेडिट भी ले रहे हो और 20,000 रुपए पर फिर डेप्रीसिएशन भी क्लेम करोगे, तो डबल डिडक्शन, डबल बेनिफिट हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, एक ही चीज कर लो भैया, या तो क्रेडिट ले लो या उस पर डेप्रीसिएशन क्लेम कर लो, जो जो भी आपकी मर्जी है। अगर डेप्रीसिएशन क्लेम करोगे सो दैट अमाउंट इज नॉट एलिजिबल फॉर द क्रेडिट। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट जो हमारा बेसिकली आता है वो है लास्ट डेट का, कि कब तक आप अपना क्रेडिट जो है बेसिकली क्लेम कर सकते हो, कब तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। इसको मैं एक प्रॉपरली जो वर्किंग है उसके हिसाब से आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, हम जानते हैं हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक चल रहा है, ठीक है। मैं इसको ईयर पकड़ लेता हूं 22-23, ओके। और जीएसटी में, हालांकि अभी रिटर्न वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, रिटर्न भरने के थोड़े अलग अलग प्रोविजन है केसेस के हिसाब से, बट यूजुअली जीएसटी की जो रिटर्न है ना वो मंथली बेसिस पर जाती है। किस पर जाती है? मंथली बेसिस पर। रूल क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जुलाई में ट्रांजैक्शंस करी, ओके, जुलाई में ट्रांजैक्शंस करी, इसमें आपकी सेल परचेज वगैरह सब हुई, इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, वगैरह वगैरह। तो जुलाई का महीना जब खत्म हो जाएगा ना, तो इसकी जो रिटर्न है वो अगले महीने की 20 तारीख तक, यानी कि 20th ऑफ अगस्त तक आपको निपटा देनी है, ठीक है, तब तक आपको निपटा देनी है। ऐसी सेम फिर अगस्त में होगा, अगस्त की सारी आपको जो है सितंबर में निपटानी है। तो हर महीने का अलग अलग प्रोविजन चलता रहता है। फिर होता क्या है, अप्रैल से लेकर मार्च तक, समझिएगा बात को, अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे साल में आपने 12 जीएसटी की रिटर्न भरी, नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं, 12 जीएसटी की रिटर्न भरी। और फिर जब ये साल खत्म हो जाता है पूरा का पूरा, तब एक एनुअल रिटर्न भी हमें फिल करनी होती है, ठीक है, हमें एक एनुअल रिटर्न जो है दोस्तों वो भी फिल करनी होती है, ओके। अब हुआ क्या, एग्जांपल आप समझेंगे। जुलाई में हमने परचेस करी थी, और उस पर आईटीसी था, मान लीजिए 10,000 रुपए। कितना था? 10,000 रुपीज। उसका क्रेडिट हमने अगस्त में नहीं लिया, उसका बिल नहीं भरा या भूल गए वगैरह वगैरह, कुछ भी अगस्त में भूल गए, सितंबर में भूल गए, भूलते भूलते चले गए, लगातार भूलते चले गए, वो बिल खो गया है, ट्रांजैक्शन खो गई, वटेवर, कुछ भी XYZ रीजन, ट्रांजैक्शन जुलाई की थी लेकिन क्रेडिट नहीं लिया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फरवरी, मार्च, साल खत्म हो गया तो अगला साल शुरू हो गया 23-24। क्या उसका क्रेडिट लिया जा सकता है? जी हां, साल खत्म होने के बाद भी क्रेडिट लिया जा सकता है। इस पर्टिकुलर ईयर में डेट आएगी हमारी 30 नवंबर, ठीक है, और एक डेट जिस पर आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करोगे, ठीक है, वो कोई भी डेट हो सकती है, जुलाई में भर दी, अगस्त में भर दी, सितंबर में भर दी, कभी भर दी। इन दोनों में से जो अर्लियर डेट है उस डेट तक आप अपना क्रेडिट ले सकते हो। पहले डेट आपकी 20 अक्टूबर हुआ करती थी, लेकिन अब इसको रिसेंटली अमेंड करा गया है, तो एक साल पहले तक के केस है, अगर क्वेश्चन बनता है तो वहां पे आपको अक्सर 20 अक्टूबर देखने को मिला होगा। अदरवाइज अब इसको बढ़ाकर 1.5 महीना बढ़ाकर लगभग 30 नवंबर तक कर दिया गया है, ओके। तो इन दोनों में से अर्लियर डेट है, अगर आपने इस डेट से पहले, मान लीजिए आपने 15 सितंबर को ही एनुअल रिटर्न भर दी, तो ये 10,000 रुपए का क्रेडिट आपको 15 सितंबर तक ले लेना चाहिए था, नहीं लिया तो फिर ये बेकार हो जाएगा, ओके। तो ये स्टोरी है बेसिकली। तो ये दोस्तों हमारे सेक्शन 16 के जो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल हमारे एक आईटीसी के आते हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस करे। एक बार आइए फटाफट से नोट्स पर नजर डाल देते हैं। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? रजिस्टर्ड पर्सन अपने बिजनेस के लिए उनको इस्तेमाल करें, ठीक है, सारे की सारी कंडीशंस को माने, कंडीशंस अभी आगे आ रही हैं, और आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेंशन होना चाहिए और उसी मैनर में लिया जाएगा जैसे लिखा हुआ है। चैप्टर 1 में हमने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। सबसेक्शन 2 जो है वो बहुत सारी बातें करता है रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके, कंडीशन को लेके। तो वो क्या है? नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल एंटाइटल्ड टू क्रेडिट ऑफ एनी इनपुट टैक्स, जब तक वो ये कंडीशंस मान नहीं लेता। तो सेक्शन 2 में A, B, C अलग अलग पॉइंट आ गए, सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ही इज इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर एक्ट।
सबसे पहले पोजीशन की बात हमने करी थी, आपके पास अपना आईटीसी क्लेम करने का डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड होना चाहिए ना, तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डिटेल्स इन द इनवॉइस प्रॉपरली फर्निश होनी चाहिए, रूल्स आपका जो है 36 वो भी आगे आएगा। ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, रिसीव हो जाना जरूरी है। और जैसे कि मैंने भी बात करी थी, फोन कर दिया यार बिल काट दे, अगर गुड्स रिसीव कर रहे हो ना इंस्टॉलमेंट में, तो पहली बात तो एक्चुअल रिसीव्ड हो, और अगर इंस्टॉलमेंट है तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगी तभी आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, ठीक है। सी पॉइंट कहता है भाई गवर्नमेंट तक पहुंचाओ, गवर्नमेंट तक उस टैक्स को, उसका जो हिसाब किताब है वो गवर्नमेंट तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद जैसा कि हम बात कर रहे थे डी में कि आपने अपनी जो रिटर्न है वो डेफिनेटली फाइलिंग कंप्लीट करी हो। तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है, बेसिक से रूल मानते रहो, सारा का सारा डिटेलिंग देते रहो और क्रेडिट लेते रहो, मजे में रहो, झूमो नाचो गाओ, और क्या कह रही है गवर्नमेंट, कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, बिल टू शिप टू मॉडल बेसिकली होता क्या है, आप, मैंने एग्जांपल इसका दिया है, आप समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए मैं आपसे सामान खरीद रहा हूं, ओके, मैंने आपसे बोला कि ये कैलकुलेटर बहुत घूम रहा है आज, ठीक है, 2000 कैलकुलेटर आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो 2000 कैलकुलेटर आपने मुझे बेचे, मैंने आपको पेमेंट करी, जीएसटी दिया, मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लूंगा, आप जो कलेक्ट करा आपने जीएसटी वो गवर्नमेंट को आप जमा करा दोगे, ऐसे ही होगा ना। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि मैंने आपसे बोला कि 2000 कैलकुलेटर, हाँ जी पैक कर दीजिए, बिल बना दीजिए, बिल्कुल सामान रेडी है, लेकिन एक काम करिएगा, ये आप किसी और को डिलीवर करवा दो, मैंने सामान एक्चुअल में उन्हीं को बेचना था, आप उन्हीं के एड्रेस पे भिजवा दीजिए। सो दैट इज व्हाट लाइक बिल टू शिप टू, मैंने बोला वहां पे सीधा भिजवा दीजिए। अब कायदे से मैंने तो रिसीव नहीं करे ना गुड्स, उस थर्ड पर्सन ने इस्तेमाल करें, स्टिल वो एज्यूम करे जाएंगे कि मैंने खरीदे, ठीक है, मैं क्रेडिट ले सकता हूं। एक सिंपल सा सिचुएशन यहां पे आता है, ठीक है। आगे ये सेक्शन 13 हो गया, डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट, या तो डेप्रिसिएशन ले लो या आईटीसी ले लो, दोनों में से एक मिलेगा भैया, दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलेंगे, ओके। और ये टाइम लिमिट की जो मैंने बात करी कि 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो अगला ईयर आएगा ना, जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, वही मैनर है। एंड एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग द रिलेवेंट, जब आपने एक्चुअल रिटर्न एनुअल रिटर्न भरी है, जीएसटीआर 9, उन दोनों में से कोई भी पहले वाली डेट, ठीक है। ये कंसेप्ट सारा का सारा हमने वहां पे पूरा करा, ओके। नाउ अब ये एक चीज आती है, however the aforesaid time is not applicable in the case of re-availment of ITC which has been reversed due to non-payment to the supplier within 180 days from the date of invoice। सर ये क्या कहानी है, इस कहानी को, ये कहानी सारी की सारी दोस्तों डिस्कस्ड है रूल 37 में। 180 डेज का मतलब 180 डेज के अंदर आपने पेमेंट नहीं करी। सर ये पेमेंट नहीं करने का चक्कर क्या है, आइए समझते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि ये रूल 36 हमारा जो है, इसको एक बार रीड करिएगा, इसमें वो सारे डॉक्यूमेंटेशन की बात करी गई है जो डॉक्यूमेंट्स हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है। इट्स जस्ट अ रीडिंग। नॉन पेमेंट रूल 37, आइए इसको जरा मैं बताता हूं, देखिए समझिएगा बात को। एग्जाम्पल के तौर पर आप और मैं बात करके चलते हैं, ठीक है। ए और वी, ये एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ओके। अब हुआ क्या, ये है मिस्टर ए यानी कि आप, और ये हूं मैं वी, ओके। आज डेट है, डेट हम एज्यूम कर लेते हैं 15 ऑफ नवंबर 2022, ओके। बिल जो है वो बना, ट्रांजैक्शन हुई, मैंने आपसे सामान खरीदा, ठीक है, मैंने आपसे सामान खरीदा और बिल आपका बना, मान लीजिए जितने का भी बिल बना हो, चलो मान लेते 5 लाख मान लेते, और इसमें जो जीएसटी है वो 60,000 रुपए का, 60,000 रुपीज, ओके। इट इज द मंथ ऑफ नवंबर 22, ओके, समझिएगा प्लीज। अब हुआ क्या, हम जानते हैं कि ट्रांजैक्शंस होती हैं, आपके और मेरे रिलेशन काफी अच्छे हैं, एंड द सिनेरियो इज, मैंने बोला ठीक है, अच्छा गुड्स मेरे पास आ गए, आपने सामान भिजवा दिया, सारी की सारी कंडीशन पूरी हो गई, सिर्फ एकमात्र चीज जो पूरी नहीं हुई वो ये कि मैंने भी आपको पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। पेमेंट करना कंपलसरी है एज सच, अभी तक हमने नहीं पढ़ा इसके बारे में, बट द थिंग इज कि पेमेंट करनी तो चाहिए। लेकिन आपसे रिलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट ने इसमें ज्यादा पचड़ा नहीं डाला कि यार अभी के अभी पेमेंट होनी चाहिए, ऐसा कुछ झंझट नहीं डाला। आप जानते होंगे कि भाई आजकल सामान स्पेशली होलसेल मार्केट में भाई उधार पे बहुत बिकता है, सामान ले जा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद पैसे दे दियो, टाइम दिया जाता है। तो ऐसे ही मेरा और आपके रिलेशन थे और आपने बोला ठीक है हिसाब किताब हो गया,
पेमेंट बाद में आती रहेगी, पेमेंट बाद में आती रहेगी। तो पेमेंट अभी नहीं हुई है ये मान के चलेंगे। ओके, तो हुआ क्या, दिसंबर 22 में वी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। ओके, और आपने भी अपने आउटपुट टैक्स से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, ये आपने गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया और मैंने भी क्रेडिट ले लिया। कब, दिसंबर 2022 में। मैं डेट भी मेंशन कर देता हूं कि 20 तारीख को मेंशन हो गया, 20th को ये आपने जो है मेंशन है वो कर दिया, 20th ऑफ दिसंबर। ओके, कहानी सारी की सारी आ गई, सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हो रहा है। सिर्फ एक चीज नहीं हुई कि भैया पेमेंट नहीं हुई, मेरी तरफ से आपको पेमेंट नहीं हुई। ठीक है, अब यहां पर ये है 15th ऑफ नवंबर, तो मैं सीधा सीधा हिसाब लेता हूं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो आज डेट हो गई 14th ऑफ मई 23, 14th ऑफ मई 23, और नॉन पेमेंट हो गई। 180 दिन तक भी मैंने आपको पेमेंट नहीं करी है, 180 दिन तक मैंने आपको पेमेंट नहीं करी है। ये आपने कहां से काउंट करा, ये जो कंप्यूटेशन है ये आपने कहां से करी है? सर इस डेट से करी, 180 डेज की, और पेमेंट नहीं करी। तो कुछ ना कुछ इथिकल बिहेवियर जो है वो यहां पर फॉलो नहीं हुआ है, जो कि होना चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही है, बात तो सही है। अब गवर्नमेंट कहती है अगर इस तरीके से नॉन पेमेंट होगी तो ऑब्लिगेशन क्या बनेगा। इसने तो देखो बेचारे ने, आपने, ठीक है, 60,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा करा दिए थे कि ये समझ के ठीक है चल आज नहीं तो कल पेमेंट आ जाएगी, लेकिन मैंने नहीं करी, लेकिन मैं नहीं करूंगा सर, चिंता मत करो, बस एग्जाम्पल के लिए। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो भैया, सुनो ध्यान से, ये जो आपने ये क्रेडिट लिया था ना, ये जो आपने क्रेडिट लिया था, ये जो अमाउंट है आपका, ओके, इसे अब वापस से जब मई में आप रिटर्न भर रहे होगे ना, मई 23 में, ये मई का महीना है, या मतलब जो भी रिस्पेक्टिव महीना आएगा, नेक्स्ट महीना आएगा, अगर मान लीजिए डेट बाद में आती तो रिटर्न जब भी फाइल कर रहे होगे नेक्स्ट, अब 15 तारीख है तो 20 तारीख को हम भर देंगे। ठीक है, मई 23 में जब आप अपना आउटपुट टैक्स बता रहे होगे ना, आप भी तो टैक्स कुछ ना कुछ भर रहे होगे ना, ओके, तो ये जो आईटीसी का फ्री मुफ्त वाला क्रेडिट आपने लिया था, बिना पेमेंट आप क्रेडिट की मौज काट रहे हो, ये आपको यहां पे ऐड करना पड़ेगा, ये आपकी लायबिलिटी बढ़ा देगा। भाई पहले गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दे दिया ना, आपकी लायबिलिटी कम कर दी थी, लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी, ये वापस से यहां पे आपकी ऐड हो जाएगी, बराबर। एंड प्लस खाली इतने से बात नहीं बनेगी, गवर्नमेंट खाली यही नहीं छोड़ेगी आपको, वो कहेगी इस आईटीसी पर जो भी इसका अमाउंट था, मतलब 60,000 रुपए ना, 60,000 रुपीज, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। किस डेट से? नॉट फ्रॉम दैट डेट, जिस डेट से आपने क्रेडिट लिया था, 20 तारीख, 20/12 से लेकर काउंट करा जाएगा किस डेट तक? 20 मई की, 20 मई या 18 मई, जिस दिन भी आप अपनी सेटलमेंट कर रहे हो, उस डेट तक आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। दैट्स द सिचुएशन ऑफ नॉन पेमेंट 180 डेज की। हाँ, अब आगे चल के आप 180 दिन तो बीत गए, लेकिन उसके बाद अगर आप मान लीजिए पेमेंट कर देते हो कि यार चल मैं तेरे को, ये जुलाई का महीना आ गया, इसके बाद 1-2 महीने बाद आपने पेमेंट कर दी जुलाई में, तो ठीक है, उसके अगले महीने अगस्त में वापस से क्रेडिट आप ले सकते हो आईटीसी का। लेकिन ये रिवर्स हुई है, ट्रांजैक्शन क्या हुई है? रिवर्स हुई है, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं करी। तो दैट्स द सिचुएशन। ये था हमारा रूल 37, जो बेसिकली हमें डिटेलिंग में पूरा का पूरा बताता है। ओके, समझ आ गया? ये फॉर्म जीएसटीआर 2 में बेसिकली हालांकि मेंशन करना होता है, लेकिन जीएसटीआर 2 आजकल इनएक्टिव है, जीएसटीआर 2B में ऑलरेडी ये इम्पैक्ट हमारा दिख जाता है। बट बहरहाल जो कंप्यूटेशन है वो इस तरीके से होगी, ठीक है। और यस, जो हमारा बेसिकली क्रेडिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18% पर एनम के हिसाब से लगता है, याद रखिएगा। तो काफी हेफ्टी आपका बहुत बड़ा अमाउंट है इंटरेस्ट का। ओके दोस्तों, सो दैट्स द बेसिक सिनेरियो जो हमारा पूरा का पूरा है। एंड यस, इसमें कुछ प्रमोशन वगैरह की चीजें हैं। अभी आगे चल के हम एक ब्लॉक्ड क्रेडिट चैप्टर पढ़ेंगे,
कि किस चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, सेक्शन पढ़ेंगे। अगली जो क्लास है हमारी आईटीसी की ब्लॉक्ड क्रेडिट की है। और इसके अलावा जो सप्लाई चैप्टर वगैरह हमने पढ़ा उसमें एक चीज हमने डिस्कस करी थी कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आपका सेलर अपने प्रोडक्ट्स को एज अ फ्री सैंपल बांट देता है, ठीक है भाई, मैंने देखिए ये पेन मान लीजिए बनाया, इस पेन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल वगैरह 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 ये सब जो है मैंने इस्तेमाल करा, मशीन, उनको खरीदने के लिए मैंने जीएसटी पे करा होगा और उस जीएसटी का मैं इनपुट टैक्स लेता हूं अपने बेनिफिट के लिए, ओके। लेकिन अगर मैं इसको फ्री सैंपल में बांट दूं तो मैंने टैक्स पे करा आईटीसी मान लीजिए 100 रुपए और प्राइस तो कलेक्ट करा ही नहीं, वो तो जीरो हुआ, तो 0 - 100, तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया कि खामा खा आईटीसी देना पड़ेगा और ये भाई बेच कुछ रहा नहीं, कलेक्ट कुछ करना नहीं। तो गवर्नमेंट कहती है कि इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, इसे हम सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे, ओके। फ्री सैंपल अगर कोई बांटता है तो उसका आईटीसी तो मिलेगा ही नहीं, वो सप्लाई है ही नहीं, सीधी सी बात है उन प्रोडक्ट्स की। लेकिन मान लीजिए कल को कोई बोगो ऑफर निकालता है, बाय वन गेट वन फ्री, बोगो ऑफर चल रहा है। अब उसमें क्या है, तो सर इसको क्या मानेंगे? अगर आपने मान लीजिए एक प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपए का आईटीसी लगा, 10 रुपए का आईटीसी लगा, जब वो बिकता है तो 18 रुपए का, जब उसे बनाया तो 10 रुपए का आईटी लगा, इनपुट टैक्स लगा, जब बेच रहे हैं तो 18 रुपए का कलेक्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट को 8 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बोगो हो जाएगा, बाय वन गेट वन फ्री, तो इनपुट 10-10 2 प्रोडक्ट हो गए और एक पे 18 रुपए जीएसटी कलेक्ट हुआ और दूसरा 0 हो गया, तो गवर्नमेंट को तो यहां पे नुकसान हो रहा है -2 का, कि खामा खा इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा का देना पड़ रहा है। अब इसका फैसला कैसे करें? तो गवर्नमेंट ने कहा अब इसमें परेशान नहीं करते, बेचने वालों को खामा खा दे देंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देंगे। तो एक तरह से ये मानेंगे देयर इज नथिंग फ्री, ये कुछ फ्री नहीं है, नथिंग इज फ्री इन दैट, ये एक तरह से प्रोडक्ट है जो आधे प्राइस पे बेचा जा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है, इट्स अलाउड। ऐसे गुड्स का फ्री सैंपल अगर दे रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलता, हाँ बोगो ऑफर है तो उस सिचुएशन में कंडीशंस के हिसाब से ये एक तरह से डिस्काउंट हो गया। एंड डिस्काउंट्स आर अलाउड, आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ये अलाउड होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स वगैरह आप पढ़ सकते हो, डिस्काउंट वगैरह को लेकर भी इस पर डिस्कशन करी हुई है, ठीक है। ये 1-2 क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप इनको कर सकते हो, चाहे मैं आपके क्वेश्चन आपको करा सकता हूं। तो ये बेसिक सेक्शन 15 मैंने आपको पूरा का पूरा बताया, माफ कीजिएगा सेक्शन 16 पूरा का पूरा डिस्कस करा। उसमें कोई क्वेरी डाउट होगा तो आपने मेंशन करना ही है। गुड्स परचेज्ड विदाउट इनवॉइस, अगर विदाउट इनवॉइस है, आप बताइए, सोचिए, तो क्या पोजेशन आप लोगों के पास रहेगा? सर नहीं रहेगा, काट दीजिए। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का ए पॉइंट जो है वो फेल हो रहा है, यहां पे सेक्शन मेंशन कर देंगे आप। गुड्स परचेज फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड, फुल पेमेंट हो गई बाय एबीसी टू पीक्यूआर लिमिटेड अगेंस्ट सच सप्लाई बट टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय पीक्यूआर लिमिटेड। आपने पीक्यूआर लिमिटेड से सामान खरीदा, उनको जीएसटी पे करा, आप कह रहे हैं हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। पीक्यूआर लिमिटेड ने अभी तक उस टैक्स को गवर्नमेंट को जमा ही नहीं कराया है, अपनी रिटर्न में दिखाया ही नहीं है। तो जब आप बोलोगे कि हमें 1,20,000 रुपए का क्रेडिट दे दीजिए, अपने जीएसटी पोर्टल में भरोगे ना 1,20,000 रुपए का क्रेडिट, अच्छा कहां से? कि जी पीक्यूआर लिमिटेड से, उनका जीएसटी नंबर डालोगे। तो तुमने पीक्यूआर लिमिटेड से सामान खरीदा, 1,20,000 रुपए का क्रेडिट तुम मांग रहे हो, लेकिन उन्होंने तो ये सेल अभी तक अपनी बुक्स में दिखाई नहीं है। तो भाई डंडा करो उनके, ठीक है, बोलो कि भाई जमा कराओ तभी हमें क्रेडिट मिलेगा, इसका भी नहीं मिलेगा, मना है, नहीं मिलेगा, ओके। परचेज गुड्स नॉट फॉर द बिजनेस यूज, इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, दैट्स नॉट अलाउड, दैट्स नॉट अलाउड, है ना, क्योंकि हमें बिजनेस यूज के लिए करना है। सबसे पहला सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, ठीक है। अच्छा इसका मैंने मेंशन नहीं करा, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 रूल सी में आ जाता है, गवर्नमेंट तो को जमा कराओ। अच्छा किस पर थे हम? 4th पॉइंट पे, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम टीटी लिमिटेड, इनवॉइस ऑफ टीटी लिमिटेड रिसीव्ड इन द मंथ्स ऑफ सितंबर 2022। ये हमारा कौन सा मंथ है? हाँ ये वाला है, सितंबर 22। बट गुड्स वर रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो एक्चुअल में रिसीव नहीं हुए, एक्चुअल रिसीव्ड होने जरूरी है, इनका भी नहीं मिलेगा। अक्टूबर में मिले हैं तो अक्टूबर में आईटीसी क्लेम कर सकते हो, मतलब नवंबर की रिटर्न में जाएगा, तो सितंबर में अलाउड नहीं होगा। गुड्स परचेज अगेंस्ट द वैलिड इनवॉइड ऑफ एफ लिमिटेड, टैक्स जमा कर दिया है, पेमेंट हो गई है, सब कुछ हो गया, तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। तो पेमेंट तो बाद में भी हो जाए, लेकिन बाकी सारे काम तो आपने सितंबर में पूरे कर लिए ना,
ये अक्टूबर में पेमेंट तो बाद में भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 180 दिन तक है ना, तो इसका मिल जाएगा। तो सिर्फ पहले वाले का क्रेडिट मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, एक दो बच्चे और। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम करेंगे आपका क्या, ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट को शुरू करते हैं कि जिस केस में आपको क्रेडिट एलिजिबल नहीं होगा। ओके दोस्तों, चलिए, कोई डाउट कोई क्वेरी होगा तो प्लीज मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्लीज टेक केयर।